मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विसरण गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले बताए गए थे। आज उसी विसरण गति वाले लेक्चर के आधार पर मैं आपको वहां पर बताए गए सूत्रों के आधार पर दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। और चूंकि कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने इस पर आधारित प्रश्न नहीं दिए, इसलिए मैं इस पर आज आधारित प्रश्नों को भी बता रहा हूं। जैसे कि किन्हीं दो गैसों क और ख के अणुभार 36 और 64 है, तो विसरण गतियों या दरों का अनुपात क्या होगा। मैंने पहला ही सूत्र अपने पिछले वीडियो में दिया था कि हम जानते हैं कि जो विसरण दर होती है वो अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमको व्यंजक मिला था किन्हीं दो गैसों के लिए R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1, और हम यहाँ पर चेस करेंगे कि इसमें दूसरी गैस कौन सी है। तो दूसरी गैस है 64 अणुभार है इसका, और पहली गैस है क, वो है 36 अणुभार वाली। तो मानेंगे कि क का अणुभार M1 बराबर 36 और ख का अणुभार M2 बराबर 64, और हमें विसरण गतियों का या दरों का अनुपात ही तो ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में इस मान को प्लेस कर देंगे। तो आएगा R1/R2 अंडर रूट में 64/36 लिखेंगे, क्योंकि M2/M1 है, M1/M2 नहीं है। तो इसलिए हम भूल बस क्या करते हैं कि जल्दी में 36 को ऊपर और 64 को नीचे लिखते हैं, जो कि गलत उत्तर दे सकता है। तो हम 64 और 36 को लिखेंगे, और इस आधार पर हम जानते हैं कि 64 का जो वर्गमूल होता है, अंडर रूट 64 का जो वैल्यू होता है वो 8 होता है, और 36 की जो वैल्यू होती है वो 6 होती है। तो इस आधार पे, और इसे हम 2 से काट भी सकते हैं, तो काट के इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो ये 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो हमको मिल गया हमारी विसरण गतियों का अनुपात R1 संबंधित R2 इज इक्वल टू 4 संबंधित 3, जो कि हमारा आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को एक तीसरा प्रश्न विसरण गति पर आधारित अब मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें किन्हीं दो गैसों के सूत्र दिए हों। इन्हें अणुसूत्र कहा जाता है। CO2 और N2O की विसरण गतियों का अनुपात क्या होगा। तो CO2 को हम जानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड काफी फनी गैस है, इसको सूंघ लेने से हंसी आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ा रही है। खैर, देखते हैं कि इनकी विसरण गतियों का अनुपात क्या होगा। तो इनकी विसरण गतियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें इनके अणुभार को निकालना होगा, ज्ञात करना होगा। तो हम जैसा कि पिछले वीडियो में से जान सकते हैं कि CO2 का अणुभार होता है 40। CO2 का अणुभार, इसे हम M1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ हो जाएगा 40 और 44। CO2 का अणुभार कितना होता है? 44। और इसी प्रकार से N2O का अणुभार M2 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार तो 14 होता है, तो 14 दूना के 28 हो जाएगा, और 28 में जब 16 जोड़ देंगे तो वो 44 आ जाएगा। यानी इसका भी अणुभार 44 ही आएगा। तो विसरण गतियों का अनुपात क्या होगा। और यहाँ पे हम जानते ही हैं, पहले से ही इस सूत्र को मैं कई बार बता चुका हूं कि अंडर रूट में M2/M1 होता है, और यहाँ पे जब हम 44 बटा के 44 लिखेंगे तो
R1 अपान R2 इज इक्वल टू, तो ये तो एक हो जाएगा कट के, एक एक नीचे 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 और ऊपर बन जाएगा, और R1 अपान R2 इज इक्वल टू एक संबंधे 1/1 आएगा अंडर रूट में। इसकी तो कोई अंडर रूट वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे ही लिख देंगे R1 अपान R2 इज इक्वल टू एक संबंधे 1, इसका आंसर होगा। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं, हमें इस विसरण दर से क्या पता चला? हमें इस विसरण दर से ये बात तो पता साफ साफ चल रही है कि जितने समय में कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिलेंडर गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड की है और एक सिलेंडर गैस आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड की है, तो ये सिलेंडर समान समय में विसरित होंगे, क्योंकि इन दोनों ही गैसों के अणुभार सेम टू सेम है। और जितना समय कार्बन डाइऑक्साइड उस सिलेंडर को खाली करने में लेगी, उतना ही समय N2O भी इस सिलेंडर को खाली करने में लेगी।